दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सीटेट दिसंबर 2024 में जो प्रस्तावित है उसमें जो हिंदी भाषा आएगी उसमें से हिंदी में 30 नंबरों की हिंदी आएगी, जिसमें से 15 नंबर CDP के होंगे और 15 नंबर व्याकरण के होंगे। तो उस 15 नंबर के अंतर्गत मैंने हिंदी के व्याकरण पोर्शन को सम्मिलित किया हूँ, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, BPSC TRE4, सक्षमता परीक्षा, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जहाँ भी आपको हिंदी मिलेगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा है स्वर, तीसरा है व्यंजन, चौथा है अनुस्वार। जब दोस्तों एक से अधिक वर्णों का जब मेल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो जिनमें किन्हीं की आवश्यकता नहीं होती बोलने के लिए, और स्वरों की सहायता से क्या व्यंजन बोले जाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। पहला है गा, दूसरा है जा, तीसरा है वा और चौथा है सा। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, हिंदी भाषा में अंतस्थ व्यंजन 4 बतलाए गए हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। मतलब 4 अच्छे अक्षर हैं जो हिंदी भाषा में अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिले मार दीजिएगा, वह जो है आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस भाषा में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्रीहि समास है, तीसरा द्विगु समास है, चौथा तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या? तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची, उसे कहते हैं द्विगु समास। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता? कोई अन्य पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? जहाँ पे आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शब्दों का जब मेल हो जाएगा तो समास बन जाता है, और जब अक्षरों का जब मेल होता है तो संधि बन जाती है। इसलिए तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। पहला है हा, दूसरा है रा, तीसरा है मा और चौथा है जा। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बतलाई गई है हिंदी भाषा में। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। तीनों सा और हा जो मिलकर जो है ऊष्म व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो इससे कौन सा सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का? जिसमें आपको हा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगुली का तद्भव रूप है। पहला है अंगुल,
दूसरा है अंगुली, तीसरा है उंगली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अंगुली शब्द है वो तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो तत्सम का जो है हिंदी वर्जन जो है तद्भव कहलाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? अंगुली का तद्भव क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उंगली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समास कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्दों के मेल को कहते हैं, दूसरा है अक्षर के मेल को कहते हैं, तीसरा है स्वर के साथ स्वर के मेल को कहते हैं, चौथा है स्वर के साथ व्यंजन के मेल को कहते हैं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, अगर शब्दों का मेल हो जाएगा तो समास का निर्माण हो जाएगा, अगर अक्षरों का मेल हो जाएगा तो संधि का निर्माण हो जाएगा। समास की संख्या हिंदी भाषा में 6 बतलाई गई है, जबकि संधि की जो है संधि 3 प्रकार के हिंदी भाषा में बतलाए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण एक भेद है। पहला ऑप्शन है अव्यय का, दूसरा है विशेषण का, तीसरा है निष्पाद का और चौथा है समापिका का। तो दोस्तों जो क्रिया विशेषण जो है एक अव्यय का भेद है। किसका है? अव्यय का, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है सुधांशु, दूसरा है कुबेर, तीसरा है एकदंत और चौथा है सुधाकर। तो दोस्तों गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है एकदंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इहलोक का विपरार्थक शब्द है, मतलब विलोम पूछ रहा है इसका। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द इसका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। क्या होता है? अपकार। ठीक है, आकाश का विलोम होता है पाताल। इत क्या होता है? आदि। और इहलोक का होता है परलोक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है साधुओं की संगत छोड़ देना, दूसरा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तीसरा है भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना। कहने का मतलब ये है, अगर आप स्कूल पढ़ने जाएं और देखने लगे टाकी जहाज में फिल्म, तो उस वही कहावत हो जाएगी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब जिस कार्य को आप करने गए थे वो आपने कार्य को छोड़ दिया और किसी अन्य कार्य में आप लिप्त हो गए। तो ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठ रही है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है राजीव, दूसरा है कुवलय, तीसरा है जलद और चौथा है अंबुज। तो दोस्तों जो कमल के पर्यायवाची हैं राजीव होता है, कुवलय होता है और अंबुज होता है। जो जलद होता है ये बादल का पर्यायवाची है, इसलिए इसको हम लोग सी ऑप्शन सही मान देंगे। ये कमल का पर्यायवाची ना होकर ये बादल का पर्यायवाची है,
इसलिए आप लोग सी ऑप्शन को टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा है निपात, तीसरा है विकार्य शब्द और चौथा है उपसर्ग। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी शब्द होना चाहिए। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लग जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी सही जवाब हो जाएगा। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दांश के अंत में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, होहा। दूसरा है ताव थाव दाव धा। तीसरा है टा ठा डा ढा और चौथा है चा छा जा झा। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि जो सा है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसे ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। जो नीचे के तीनों हैं ये जो हैं व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजन। तो ता होता है किस वर्ग में? इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। चा छा जा का इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य। टावल के उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य। तो जो ऊष्म व्यंजन की जो बात कर रहा है उसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सा सा हा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब मान देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन भी दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है उस एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है शास्त्री, दूसरा है वैयाकरण, तीसरा है व्याकरणविद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब है वाक्यांश के एक शब्द पूछ रहा है इसमें। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे ऑप्शन नंबर बी वैयाकरण जो है वो सही इसका वाक्यांश के एक शब्द हो जाएगा। इससे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय शब्दों के किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है अव्यय। तो दोस्तों कृदंत जो प्रत्यय होता है वो क्रिया के साथ जुड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कृदंत प्रत्यय किससे जुड़ता है? क्रिया से जुड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय की दो होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। पहला है युद्ध स्थिर, दूसरा है युधिष्ठिर, तीसरा है युद्ध स्थिरक और चौथा युद्ध स्थायी। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसी के क्रम में हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कमल के समान नयन में समास है। पहला है अव्ययभाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा द्वंद्व समास है, चौथा क्रमधारय समास है। तो दोस्तों कमल के समान नयन
मतलब इसे विशेषता बतलाई जा रही, कमल के समान नयन है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वंद्व समास कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे दोनों जो पद है वो प्रधान होते हैं, जैसे आय और व्यय, आय और व्यय, सुख और दुख, ऐसे जब जहाँ आपको शब्द मिल जाएं वहाँ पे जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक की प्रधानता होती है और अव्ययभाव समास में उपसर्ग लगा होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। समझ में आ गया होगा। समास की संख्या हिंदी भाषा में 6 बतलाई गई है। तो कमल के समान नयन में किसका हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहला है गौर से देखना, दूसरा है मन में खटकना, तीसरा है सहन ना कर पाना, चौथा है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो दोस्तों आंखों में गड़ना इसका अर्थ है, मतलब कहने का मतलब ये है, आंखों में गड़ना मतलब मन में खटकना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। ये सेशन का अंतिम सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 20। उन्मूलन का विलोम है। पहला ऑप्शन है उन्मूलन है, दूसरा है विश्लेषण है, तीसरा है रोपण है, चौथा है संश्लेषण है। तो दोस्तों उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में विलोम है। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, उन्मूलन नहीं होता है, याद रखिएगा। उन्मूलन का रोपण, विश्लेषण का संश्लेषण, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। फिर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने कंपटीशन को मजबूत करिए, अपने माता पिता का सपना साकार करिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।